आज हम लोग रेसिस्टिविटी के ऊपर चर्चा करेंगे। रेसिस्टिविटी का कंसेप्ट समझने के लिए रेसिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। रेसिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने ओम्स लॉ में चर्चा किया था, तो आप वहाँ से जाके ओम्स लॉ का वीडियो देख सकते हैं। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, कि अगर आप किसी वायर का लेंथ बढ़ा देते हो तो आपका करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर किसी वायर का एरिया बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा किया था ओम्स लॉ में। अब इस इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का मिलता है, ठीक है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा और साथ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर के आता है। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो रो, इसे क्या कहा जाता है, रो, जिसे दूसरा नाम रेसिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है और इसको दूसरा नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम रो के टर्म में बात करें तो R इंटू ए upon L। और इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट की अगर बात करें तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या निकल के आई, ओम मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो डेफिनेशन, ये जो हमने फार्मूला डिराइव किया है रो का, रेसिस्टिविटी का, यहीं से इसका डेफिनेशन भी निकल के आएगा कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट स्क्वायर एरिया। मैंने क्या कहा कि अगर मैं कोई वायर लूँ, एक कॉपर वायर मैं लेता हूँ और सपोज ये कॉपर वायर का जो लेंथ है वो 1 मीटर है और इस कॉपर वायर का जो एरिया है वो आपका 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस एंड से इस एंड के बीच जो रेसिस्टेंस मौजूद है वही इसकी रेसिस्टिविटी हो जाएगी पर यूनिट लेंथ के लिए और यूनिट स्क्वायर एरिया के लिए। हमारे पास एक मेटालिक, या फिर सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारे पास अगर एक क्यूब है, क्यूब के जितने भी साइड्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो इस क्यूब का जो फ्रंट फेस होगा उसका डायमेंशन लेंथ ब्रेथ, तो उसका जो एरिया निकल के आएगा वो 1 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा, उसका जो लेंथ निकल के आएगा वो 1 मीटर निकल के आएगा। तो फ्रंट फेस से जस्ट इसके अपोजिट जो पीछे में जो फेस है, फ्रंट फेस से उस फेस तक इस 1 मीटर लेंथ में जितने भी रेसिस्टेंस मौजूद होंगे वही उसकी रेसिस्टिविटी हो जाती है। इसलिए कहा गया रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट स्क्वायर एरिया, ठीक है। अब अगर हम चाहें यहाँ पे वैल्यू रखना तो एरिया की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमारा 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ ये कट गया, रो इक्वल्स टू R, तो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाता है। रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो रेसिस्टेंस के वैल्यू के न्यूमेरिकली इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कौन से सब्सटेंस है जिसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी रेसिस्टिविटी कम होती है, तो जो मेटालिक सब्सटेंस होते हैं उसकी रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे कि R रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टिविटी है, तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टिविटी क्या हुआ, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो रेसिस्टेंस, अगर किसी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग उसकी रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी,
ठीक है। तो जो मेटालिक सब्सटेंस होते हैं उसका रेसिस्टेंस काफ़ी लो होता है, इट मीन्स उसकी रेसिस्टिविटी भी काफ़ी लो होती है। अगर हम ये बोलें कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, हमारे पास एक कॉपर वायर है, इसी को ज्यूम हम करते हैं, मान लेते हैं कॉपर वायर है, इसका जो रेसिस्टिविटी है कुछ ये है, इस कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी हमें ये पता चला। तो इस कॉपर वायर का अगर हम 1 मीटर कॉपर वायर लें और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया लें, हमारे कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी इतना है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, और इस कॉपर वायर का लेंथ हम मान लेते हैं कि हम 1 मीटर लिए और उस कॉपर वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिए, तो इसके बीच जो रेसिस्टेंस हमको मिलेगा वो इतना ही मिलेगा। R इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी, रो इक्वल्स टू रेसिस्टेंस। तो मैं बात कर रहा था जो मेटालिक सब्सटेंस होते हैं उसकी रेसिस्टिविटी काफ़ी लो होती है, जिस वजह से उसमें करंट का फ्लो बहुत अच्छा से होता है, बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, अब उसके नीचे आते हैं तो हमें एलॉय मिलता है। एलॉय जिसे हिंदी में मिश्र धातु कहा जाता है, बहुत सारे धातु से मिलकर जो बनते हैं उसी को एलॉय कहा जाता है, उसी को मिश्र धातु कहा जाता है। तो उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है इन कंपैरिजन मेटल के थोड़ा सा उसका बढ़ा हुआ रहता है, थोड़ा सा रेसिस्टेंस उसका बढ़ा हुआ रहता है। उससे भी नीचे अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमें सेमीकंडक्टर मिलता है। सेमीकंडक्टर बोले तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम और इन सब सब्सटेंस से मिलके जो इक्विपमेंट बनते हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेसिस्टर्स आपका हो गया, ये सब आपका क्या होता है, ये सब का रेसिस्टिविटी आपका रेसिस्टेंस इस सब चीज़ों का बहुत हाई होता है, बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर्स का। उससे भी नीचे अगर हम बात करें तो इंसुलेटर की बात किया जा सकता है, जिसका रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि उसमें आपका करंट फ्लो करेगा ही नहीं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, उसमें करंट फ्लो करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह है कि जब कभी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या फिर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने पैरों में हम या फिर ग्लव्स लगाने की बारी आती है तो हम रबर का ग्लव्स या फिर रबर का जूता चप्पल पहनना पसंद करते हैं। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। इसमें इनका रेसिस्टेंस इतना हाई होता है कि करंट बहुत आसानी से इसमें फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना तक समझ में आया, क्लियर बात। अब अगर टेम्परेचर की बात करें कि जो मेटालिक सब्सटेंस होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, हमने ओम्स लॉ में भी इस चीज़ पे चर्चा किया था कि जो मेटालिक सब्सटेंस होगा अगर उसे हम कंटिन्यूसली टेम्परेचर दे रहे हैं, कंटिन्यूसली टेम्परेचर देने से उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर कोई सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, कोई सब्सटेंस प्योर मेटल ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस इक्वल है, V और I के रिस्पेक्ट में हमारा रेसिस्टेंस इक्वल है, लेकिन कंटिन्यूसली करंट फ्लो होने से धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, और जब टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा तो फिर उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर राइज होने से उसके जो आयंस होते हैं वो उनका आपस में कोलिजन होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मेटालिक सब्सटेंस जो थोड़ी देर पहले ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था वो भी थोड़ी देर के बाद नॉन ओमिक सब्सटेंस बन जाता है, जो ओम्स लॉ को थोड़ी देर के बाद फॉलो करना बंद कर देता है। और जो नॉन ओमिक सब्सटेंस होते हैं, मैंने बताया था सेमीकंडक्टर्स जो होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब नॉन ओमिक सब्सटेंस है, तो ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। करंट तो फ्लो होगा लेकिन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो जो ओमिक सब्सटेंस है वो भी थोड़ी देर के बाद नॉन ओमिक हो रहा है, और जो नॉन ओमिक है वो तो नॉन ओमिक है ही। ठीक है, तो मेटल में टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका रेसिस्टेंस घटता है। ठीक है, और इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसके रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका रेसिस्टेंस खुद में इतना ज़्यादा होता है कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर भी उसका रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है मामला। अब इसके आगे हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं।
इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेज टू फ्लो ऑफ करेंट। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट डिफाइंस रेसिस्टेंस having specific dimension। मतलब एक डेफिनिट शेप होना चाहिए। रेसिस्टिविटी जब भी डिफाइन होगा एक डेफिनिट शेप के लिए, आप इसमें कर्व शेप नहीं ला सकते हैं। रेसिस्टिविटी इसके लिए डिफाइन नहीं होगा। जब भी डिफाइन होगा एक डेफिनिट शेप के लिए उसके पास एक डेफिनिट लेंथ होगा और डेफिनिट स्क्वायर एरिया होगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं रेसिस्टेंस के बारे में? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डिपेंड्स ऑन, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, हम जानते हैं क्या होता है। दूसरा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और ये इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई सब्सटेंस हम लेते हैं, जैसे कॉपर वायर ही हम लेते हैं, उसकी लंबाई हम बढ़ा देंगे, रेसिस्टेंस से फ़र्क पड़ जाएगा। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर देंगे, रेसिस्टेंस से फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन उन कंडीशंस में भी उसकी रेसिस्टिविटी जो होगी वो सेम रहेगी। और डिफरेंस क्या देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम। इसका क्या होता है? ओम मीटर। रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा ये सारी बातें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।